व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली फैंटास्टिक। तो भाई लास्ट क्लास में हमने जो अपना चैप्टर 1 का यूनिट 2 है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, उसको हमने कंप्लीटली रैप अप, कंप्लीटली सर डन एंड डस्टेड कर दिया था, कंप्लीटली डन कर दिया था। आई होप तुम लोगों को उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी जो हैं उस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवा दिया तुम लोगों को। तो मैं यही कहूँगा यार, पहले क्लास को देखो, उसके बाद एक बार तुम सेल्फ भी करके देखो क्वेश्चंस को अपने पार्ट पे कि यार क्या हमारे से खुद से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर कोई डाउट आता है तो भाई मुझसे डाउट पूछो। क्लियर? पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए यार, बिकॉज देखो एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। सितंबर में हमारे एग्जाम्स हैं, कितना टाइम बच गया देखो, 3 महीने रह गए सारे, जून जुलाई अगस्त, राइट? सो गाइज प्लीज़ फोकस ऑन स्टडीज़। हमने इस बार बस निकाल देना है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं आज अपने चैप्टर 1 का यूनिट 3, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। अब देखो भाई, एक छोटा सा आपसे सभी से निवेदन, अगर चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब कर देना अपने इस बड़े भाई के चैनल को। एंड अगर ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर हो, मतलब मेरे क्लासेस तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, भाई क्यों कर रहे हो यार ऐसा? यार क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो यार? प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर देना, थम्स अप दे दो यार। देखो पहला काम तो लाइक कर दिया करो, सबसे पहला काम तुम्हारा लाइक होना चाहिए। वीडियो ओपन की और लाइक थम्स अप कर दिया, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके भी जाना। शेयर तो तुम लोगों ने सबने कर दिया होगा, पक्की बात है। जो जो भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में हैं जिनका अटेम्प्ट आ रहा है सितंबर या जैन में, ठीक है, वो मैं जूम करके चल रहा हूँ। करते हैं भाई शुरू अपन अपना चैप्टर 1 का यूनिट 3, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। बहुत छोटा चैप्टर है, देखो 2 पेजेस का चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली समझने वाला चैप्टर है ये, ठीक है? अगर किसी बंदे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी वो इस चैप्टर को अच्छी तरह वो कर पाएगा, इसके क्वेश्चंस कर पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। आइए समझते हैं। तो भाई देखो, 2 तरह के एक्सपेंडिचर हैं, 2 तरह की रिसीट्स हैं, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहले बात करते हैं, पहले करेंगे हम बात एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाद में करेंगे बात रिसीट्स की, राइट? अब देखो, जो एक्सपेंडिचर मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करता हूँ, जो एक्सपेंसेस मैंने इनकर किए हैं, वो उन एक्सपेंसेस को अगर मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करता हूँ, उनको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, बताता हूँ। भाई कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होगा, मैं उसको अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अगर सिंपल सरल भाषा में अगर मैं तुमको कहूँ कि भाई जो एक्सपेंसेस हम इनके कर रहे हैं एंड अगर उन एक्सपेंसेस को हम अपनी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर रहे हैं, एज एन एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम उन एक्सपेंसेस को कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने कोई एक्सपेंस इनकर किया, अगर मैंने भाई कोई एक्सपेंस किया, राइट, उस एक्सपेंस को मैं कैपिटलाइज नहीं कर रहा, माने तो उस एक्सपेंस को भाई मैं अपने एसेट नहीं बना रहा बैलेंस शीट में, बल्कि उस एक्सपेंस को मैं क्या कर रहा हूँ रे, उस एक्सपेंस को मैं अपने P&L में एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूँ। उसको मैं एसेट नहीं बना रहा अपना बैलेंस शीट में ले जाकर, उसको मैं P&L में ही डाल रहा हूँ कि जिस साल मैंने वो खर्चा किया, जिस ईयर में मैंने वो एक्सपेंस इनकर किया, उसी ईयर में मैंने उसको P&L में भी डाल दिया। तो उस एक्सपेंसेस को, उन एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कूल, आई होप तुमको पता लग गया होगा भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। सर क्या यही मतलब था? नहीं, अभी और भी बहुत डिस्कशन करेंगे, ये एक सिर्फ स्टार्टिंग थी, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी, ताकि तुम्हारे मन में एक बेसिकली पिक्चर हो कि यार कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। डिस्कशन अभी बहुत करेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये एग्जाम्पल को समझने के बाद तुम्हें बेसिकली बिल्कुल पता लग गया कि रेलेवेंस क्या है इस चैप्टर का, हम क्यों डिस्टिंग्विश करते हैं अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, देखो हम लास्ट चैप्टर में रादर आई वुड से लास्ट यूनिट में, यूनिट 2 में हम एक पढ़ के आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, किसको, मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े लास्ट यूनिट में, उसमें से हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट का, राइट? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था, क्या कहता है भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट? यही कहता था कि भाई जो तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, जो तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, इस रेवेन्यू को कमाने के लिए भाई जो भी तुमने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, ठीक है, उन एक्सपेंसेस को भी उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना, उन एक्सपेंसेस को भी भाई उसी
अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना जिस अकाउंटिंग पीरियड में भाई तुम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। मतलब मैचिंग करवा देना इन दोनों की, इन दोनों को आपस में मिला देना। ठीक है, ये हमारा था मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मेरी एग्जांपल सुनो। मैंने एक मशीन परचेज की, फिर मैंने एक मशीन परचेज की। अब मेरे को पता है ये मशीन मेरी लॉन्ग टर्म चलेगी। ऐसा तो है नहीं, देखो कि मैंने आज मशीन परचेज की, लेट्स सपोज 10 लाख की मैंने एक मशीन परचेज की। ऐसा तो है नहीं कि यार मैंने 10 लाख रुपए की आज मशीन परचेज कर ली, ये 6 महीने बाद ख़राब हो जाएगी, 2 महीने चलेगी या 1 साल चलेगी, उसके बाद इसकी कोई लाइफ नहीं है। ऐसा तो नहीं है भाई, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है भी ये मशीन जो है ना करके भी यार 5 साल तो चलेगी ही चलेगी। मेरे को पता है कि जो इसकी यूज़फुल लाइफ है वो कितने की है, 5 ईयर्स कि यार 5 ईयर्स तक तो ये मशीन चलेगी ही चलेगी, 5 साल तो मैं इससे अच्छा अपना रेवेन्यू जनरेट करवाऊंगा, अच्छा इससे प्रोडक्शन करूंगा अपने गुड्स की। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब तुम लोगों को पता है कि ये मशीन 5 साल चलेगी। 5 साल चलने का मतलब क्या है, तुम इस मशीन को 5 साल यूज़ करोगे, तुम इस मशीन से 5 साल तक फॉर 5 ईयर्स तुम इस मशीन से गुड्स को प्रोड्यूस करोगे और उन गुड्स को तुम मार्केट में सेल करोगे और तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होगा। समझ गए पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी को समझो भाई। 5 साल यूज़ करने, 5 साल मशीन चलेगी, इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कि यार मशीन 5 साल चलेगी, इसका मतलब क्या है बॉस? कि वो मशीन को तुम 5 साल यूज़ करोगे। यूज़ करने का मतलब क्या है कि उस मशीन से तुम गुड्स को प्रोड्यूस करोगे और जो गुड्स आएंगे उनको तुम मार्केट में सेल करोगे, और जब सेल करोगे तो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या होगा सर? रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट? तो क्या ये फिजिबल है? अब इससे पहले तुमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब दोनों को एक कंबाइंड सोचो। 5 साल तक तुम्हारी मशीन चलेगी, 5 साल तक यानी कि तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा इस मशीन की वजह से। ठीक है, तो क्या इट इज़ फिजिबल, क्या इट इज़ लॉजिकल कि हम एक ही बार में 10 का 10 लाख हम पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दें? सर अगर हमने 10 का 10 लाख पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया तो सर जो हमारा मैजिक कॉन्सेप्ट है, आपने जो हमें इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया था मैजिक कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में, सर वो तो वॉलेट हो गया। बिल्कुल सही, वो तो वॉलेट हो गया ना यार। मैजिक कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि भाई जैसे जैसे रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो तुम, वैसे वैसे ही उनको दिखाते रहना एक अकाउंटिंग पीरियड में, कि जिस पीरियड में तुम रेवेन्यू दिखा रहे हो उसी पीरियड में एक्सपेंसेस को दिखाना। पर तुम लोग क्या कर रहे हो, रेवेन्यू तो तुम लोग देखो, मैं बनाता हूँ टाइम लाइन 1 2 3 4 एंड 5। अब जो रेवेन्यू है वो तो तुम पूरे के पूरे 5 साल के लिए दिखाओगे, बट तुम कर क्या रहे हो, जो एक्सपेंसेस हैं वो तुम कह रहे हो हम पूरा के पूरा 10 लाख फर्स्ट ईयर में इसको पीएनएल में डाल के ख़त्म करें। तो ये तो सर गलत हो गया ना यार, ये तो गलत कर रहे हो साहब। मैचिंग कॉन्सेप्ट की आप तो वॉयलेशन कर रहे हो। मैंने इतनी अच्छी तरह तुम्हें पढ़ाया था यार मैचिंग कॉन्सेप्ट, तुम वॉयलेट कर रहे हो उसको। नहीं सर वॉयलेट नहीं करेंगे। तो हेयर कम्स द रेलेवेंस ऑफ योर यूनिट 3, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम क्या करेंगे भाई, इस 10 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 लाख ईच ईयर हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे। जनरली हम ये करते हैं। एक मेथड ये है कि हम क्या करें, 10 का 10 लाख को 5 से डिवाइड करें, इक्वली उसको चार्ज कर दें। या हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कि लाइक फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जो जो यूनिट्स प्रोड्यूस होती रहेंगी, लाइक पहले साल में ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस की, दूसरे साल में ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, कम प्रोडक्शन हुई थर्ड ईयर में, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन होती रहेगी अकॉर्डिंगली उस मेथड से हम इसको 10 लाख को डिवाइड करके चार्ज कर देंगे पीएनएल में। कहने का मतलब देयर आर मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, मतलब तुम इसको एक बेसिकली इकट्ठा चार्ज नहीं कर रहे हो पीएनएल में, तुम इसको धीरे धीरे चार्ज करोगे। मतलब जैसे जैसे तुम रेवेन्यू जनरेट करते जाओगे उसी तरह तुम एक्सपेंस को भी चार्ज करते जाओगे। और इसी चीज़ को जो हम करते हैं डिवाइड, ये तो मैंने बेसिकली क्या किया, 10 लाख को 5 से डिवाइड किया, 20 2 लाख मैंने हर साल अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। इसी को तो हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन सर, इसी को तो हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था और दोबारा इसको और डिटेल में मैं समझाऊंगा डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, जो अपन का चैप्टर है ना डेप एंड अमोर्टाइजेशन वाला, उसमें दोबारा समझाऊंगा इसको डिटेल में। बट आई होप यार देखो मैंने यहाँ भी डिटेल में समझाया है, समझ आ गया होगा। हम इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली डेप्रिसिएशन बोलते हैं, राइट? ये लॉजिक है डेप्रिसिएशन के पीछे का। और ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट इट रियली बिकम्स इम्पेरेटिव, माना तो इम्पॉर्टेंट, कि हम डिस्टिंग्विश करके चलें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। हम डिस्टिंग्विश कर दें कि यार ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये वाला एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सो दैट जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है साहब वो वायलेट ना हो। आई होप तुमको समझ आया होगा, राइट?
अब आइए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि क्या रेलेवेंस है तुम्हारे इस टॉपिक का, क्यों तुम्हारे सिलेबस में ऐड किया गया टॉपिक, राइट। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चे को कि सर आपने बता तो दिया हमें कि डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये स्पेसिफिकली एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर हमें समझ आ गया, हम ये भी समझ आ गया कि क्यों डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। हमें बेसिकली जो सारा का सारा बैकग्राउंड है आगे पीछे सब कुछ समझ आ गया, पर सर हमें एक चीज़ समझ नहीं आई क्या, कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करें। लाइक हम एक एक्सपेंस को कैसे समझें कि यार ये अगर पर्टिकुलर एक्सपेंस हमने इनकर किया है, लेट्स सपोज हमने सैलरीज पे की, लेट्स सपोज हमने मशीनरी परचेज की, या हमने बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस करवाई, ठीक है, या हमने अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस दी, वर्कर्स को वेजेस दी, ठीक है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यार ये पर्टिकुलर एक्सपेंस एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब उसको हमने एसेट रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में, या ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो हमने इनकर किया है वो एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, माने तो उसको हमने P&L में ही लेके जाना है, एसेट रिकॉर्ड नहीं करना। आइए वो ही आपका है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंसिडरेशन एंड डिटर्मिंग रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंसिडरेशन माने तो मद्देनजर रखना, किसी चीज़ को कंसीडर करना। ये कुछ पॉइंट्स है जिनको हम अपने मन में कंसीडर करेंगे whenever वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज मैं अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें, 5 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे। तुम्हें बेसिकली जब भी तुम, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, जब भी तुम्हें किसी एक्सपेंस को डिस्टिंग्विश करना हो कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो ये 5 पॉइंट्स को अपने मन में सोच लेना और ध्यान से एनालाइज करना कि यार ये 5 पॉइंट्स क्या कहते हैं। ये 5 पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि यार ये एक पर्टिकुलर एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। कूल। पहला पॉइंट क्या है सर? नेचर ऑफ बिजनेस। आइए पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के साथ साथ ही समझाऊंगा। एन आइटम कंसिडर रेवेन्यू फॉर वन बिजनेस मे बी कैपिटल फॉर अनदर। एग्जाम्पल क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस बट फॉर अदर्स इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बात है यार, बहुत सही पॉइंट है। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब जैसा बिजनेस, जैसा धंधा, वैसे तुम उसको डिस्टिंग्विश करोगे। देखो एग्जाम्पल क्या थी भाई, मैंने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। अब सोचो मैं अगर सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, ठीक है, या मेरा ग्रॉसरीज का बिजनेस है, मेरा सुपर मार्केट है, मैंने अपने उसके बिजनेस के लिए भाई परचेज़ किया फर्नीचर। तो यार देखो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे लिए वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट। बट अब उसी बंदे के बारे में सोचो यार, जो बंदा फर्नीचर का डीलर है, जिसका शोरूम ही फर्नीचर का, जिसका बिजनेस ही फर्नीचर को परचेज सेल करने का है, ठीक है, उसके लिए वो एक्सपेंस क्या बन जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर उसके लिए वो क्या बन जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ पा रहे हो? तो नेचर ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करती है। मैं ये पॉइंट्स पढ़ाने के बाद तुम्हें बेसिकली एंड में इतना समराइज़ करके भी बता दूंगा, तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में, इंटरप्रेट करने में, राइट। मैं तुम्हें समरी भी बता दूंगा इस चैप्टर की, पूरी चैप्टर की समरी भी एंड में बताऊंगा कि तुम्हें क्या सोचना है। लाइक जब तुम किसी एक्सपेंस को देख रहे हो, अगर पेपर में क्वेश्चन भी आ रहा है कि अरे पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है, अगर तुम रियल लाइफ में भी जब जाओगे तो तुम एनालाइज करोगे कि यार कि एक्सपेंस किस नेचर का है। मैं तुम्हें ऐसी टेक्निक बता दूंगा, ऐसा मेथड बता दूंगा भाई, तुम्हें ईजी होगा सोचने में। अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ, समझते जाओ, बस समझना जरूरी है। टेंशन में बिल्कुल मतलब समरी में बता दूंगा। रैकरिंग नेचर, ये देखो एक एक्सपेंस जो है अगर वो रैकरिंग इन नेचर है, मतलब वो फ्रीक्वेंटली इनकर होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हम उसको इनकर करते हैं। रैकरिंग माने तो रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंटली इनकर कर रहे हैं, तो वही वो एक्सपेंस होगा तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक अगर हम रेगुलर बेसिस पे वो एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं, लाइक सैलरीज पे कर दी, फ्रेट पे कर दी, माल आया उसके लोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस पे कर दिए, वर्कर्स को वेजेस पे कर दी, ठीक है ना। अच्छा, तो जो ये रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस हैं इनको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो इनफ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो रेगुलर इन नेचर नहीं है, कभी कभार इनकर करते हैं सर, कभी कभार साल में एक बार इनकर कर लिया, 6-8 महीने में एक बार इनकर कर लिया, कभी कभार इनकर करते हैं सर। जो रेगुलर, जो फ्रीक्वेंटली हम इनकर नहीं करते, फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज कर ली भाई, वो क्या है, अब ऐसा तो है नहीं भाई, अब मशीनरी कोई 5-6 हज़ार की मशीनरी है, 50-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5-5 करोड़ तक की मशीनरीज है, बहुत महंगी मशीन है भाई, जो करोड़ों में आती हैं। ऐसा तो है नहीं भाई तुम डेली 2-2 करोड़ की मशीनरी परचेज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। इट इज़ अ हैवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक साल में 2 बार परचेज कर लोगे, एक मशीनरी परचेज कर लोगे 10 करोड़ की एक साल में, इट्स अ हैवी इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो हम रेगुलर नहीं इनकर करते, जो फ्रीक्वेंटली नहीं है,
जो फ्रीक्वेंट नहीं है, ठीक है, नेचर में, उनको हम बोलेंगे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब एक और क्राइटेरिया होगा तुम्हारा डिस्टिंग्विश करने का, कि मतलब जब तुम आगे देखोगे तो किसी एक्सपेंस को तुम क्लासीफाई करना चाहते हो, तुम्हारे मन में एक और चीज़ आनी चाहिए सोचने के टाइम पे कि यार ये एक्सपेंस क्या रेगुलर इनकर हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंटली इनकर हो रहा है। अगर तो हाँ तो भाई वो एक्सपेंडिचर तुम्हारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर वो एक्सपेंडिचर वो है फ्रीक्वेंटली इनकर नहीं हो रहा, तो वो तुम्हारा बन सकता है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप समझ आया होगा पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। पहला पर्पस क्या है रे, क्या पर्पस है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तुम्हारा पर्पस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही। देखो, routine expenses are revenue expenses while major repairs or upgrades that enhance the assets capacity are capital in nature। क्या बात है, क्या बात है भाई। वो ये बात आ गई जो ऊपर हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंट रेगुलर एक्सपेंसेस की। अगर तो जो तुम एक्सपेंस इनकर कर रहे हो वो रूटीन इन नेचर है, रूटीन एक्सपेंस है, मतलब आजकल तुम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे बहुत फ्रीक्वेंटली उसको इनकर करते रहते हो, ठीक है, वो तुम्हारा हो जाएगा रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड भाई अगर कोई मेजर रिपेयर करवाई है तुमने, लाइक तुम्हारी जो मशीनरी है, तुम्हारी जो मशीनरी है वो 2 साल से चल रही थी, अब वो क्या हो गई, ख़राब हो गई, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, अब वो काम करना बंद कर गई मशीनरी तुम्हारी। अब तुमने जो मैकेनिक से पूछा, मैकेनिक कहता कि साहब इसका जो बेसिकली अंदर का मेन कंपोनेंट था ना, इसका जो मशीन का मेन कंपोनेंट था वही ख़राब हो गया, ठीक है। तो जब तक आप मेन कंपोनेंट को रिप्लेस नहीं करवाओगे ये मशीन नहीं चलेगी। मेन कंपोनेंट कितने का आता है, लेट्स वो 6 लाख रुपए का। तो तुमने 6 लाख रुपए इनकर कर दिया उस मेजर कंपोनेंट को रिप्लेस करवाने के लिए। अब वो एक तरह की क्या थी, मेजर रिपेयर थी। वर्ड्स पे ध्यान दो, इट वॉज अ मेजर रिपेयर, वो एक तरह की मेजर रिपेयर है, ठीक है ना, कि जिससे एसेट की जो कैपेसिटी है वो इनहांस हो रही है। अब देखो तुम्हारा जो एसेट मशीन तुम्हारा एसेट था वो तो भाई रुक गई थी मशीन, मशीन ने तो काम करना बंद कर दिया था, मशीन तो ख़राब हो गई थी। अगर तुमने 6 लाख रुपए इनकर किया, मशीन दोबारा चलने लगी, मतलब मशीन की जो एसेट की जो वो है कैपेसिटी है वो इनहांस हो गई, दोबारा वो मशीन काम करने लग गई, तो वो एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन का आता है अफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन। ये बहुत सही पॉइंट लगता है मेरे को, ध्यान से पढ़ो। एक्सपेंसेस जनरेटिंग बेनिफिट्स इन द करंट पीरियड आर रेवेन्यू, दोज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स ओवर मल्टीपल पीरियड्स आर कैपिटल इन नेचर, और यू कैन से कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं जो स्टार्टिंग में जो मैं एग्जांपल बताई थी मशीन की, हमने मशीन परचेज की, वो हमें 5 साल तक बेनिफिट देके जाएगी, मतलब 5 साल तक हम उससे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। वो एक तरह का क्या था, वो क्या था, उसको हमने क्या किया था सर, उसको हमने एसेट रिकॉर्ड किया था, और आपने कहा था, और हम क्या कर रहे हैं उसको हर साल 2-2 लाख रुपया हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे। 10 लाख की मशीन थी, 2-2 लाख हम उसका चार्ज कर देंगे पीएनएल में हर साल। वही वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, अफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन। क्योंकि अगर तो जो तुम एक्सपेंशन कर रहे हो सर, जो आपने एक्सपेंशन कर किया है, अगर तो वो आपको बेनिफिट मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड तक देके जाएगा, मतलब मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक आपको बेनिफिट देके जाएगा। मतलब हमने आज अगर 1 लाख रुपया इनकर किया है तो वो मेरे को बेनिफिट देके जाएगा मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड तक, 1 साल तक नहीं देके जाएगा, मल्टीपल 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड तक देके जाएगा। तो भाई वो जो एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉजिक तुम्हें मैंने बता दिया, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर आपको जो एक्सपेंस आपने इनकर की है, अगर वो आपको रेवेन्यू ही मल्टीपल पीरियड तक जनरेट करके देगा, तो आप उसको एक ही साल में उसका एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड कर लोगे। लॉजिक इसका क्या है इस पॉइंट का, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है स्टार्टिंग में इस लेक्चर के, राइट, यस सर। और अगर और ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हारा कोई एक्सपेंस है भाई जो तुम्हें इसी साल अकेला रेवेन्यू जनरेट करके देगा, सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में है सर, आज खर्चा किया, आज ही इसी साल में अकेला रेवेन्यू आएगा, अगले साल तक कोई उसका लेना देना नहीं है रे, तो क्या होगा वो रेवेन्यू इन नेचर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बात खत्म। आई होप ये पॉइंट भी तुम्हें समझ आया होगा, राइट। उसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है भाई, मटेरियलिटी। हमने लास्ट क्लास में लास्ट यूनिट में, यूनिट 2 में मटेरियलिटी कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ा था कि भाई मटेरियलिटी कंसेप्ट होता क्या है। मैंने वहाँ पे तुम्हें कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी, प्रिंटिंग स्टेशनरी की एग्जांपल दी थी, वही चीज़ यहाँ पे है। कैसे है देखो, एक सेकेंड यार, स्मॉल वैल्यू एक्सपेंसेस इवन इफ रिलेटेड टू एसेट्स मे बी ट्रीटेड एज revenue for practical purposes depending on the relative significance. Small value expenses even if related to assets
बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा वही कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तुम्हें मल्टीपल पीरियड तक बेनिफिट देके जाएगा। आज मैंने कैलकुलेटर परचेज किया, भाई ऐसा तो है नहीं वो आज ही खराब हो जाएगा। एक कैलकुलेटर लंबे समय तक चलेगा, 2 ढाई 3 साल निकाल देता है कैलकुलेटर, आराम से निकाल देता है, राइट। बेनिफिट तो वो तुम्हें मल्टीपल पीरियड तक देके जा रहा है। बट क्या वो 500 रुपये के कैलकुलेटर को तुम कैपिटलाइज करोगे? आंसर इज नो। सर क्यों नहीं करेंगे? सर मेटेरियलिटी कंसेप्ट आपने तो पढ़ाया था, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो अमाउंट है, साइज है उस आइटम का, वो बहुत छोटा है। 10 करोड़ की बैलेंस शीट में, करोड़ों की बैलेंस शीट में भाई एक 500 रुपये का कैलकुलेटर अगर हम कैपिटलाइज कर देंगे, वो सेंस नहीं बनता। वही बात यहाँ पे कर रहा है मेटेरियलिटी में, कि मेटेरियलिटी भी एक तरह का कंसेप्ट है जो आपको हेल्प करेगा किसी एक्सपेंस को रेवेन्यू और कैपिटल में क्लासीफाई करने के लिए। आई होप तुम्हें यार पॉइंट समझ आए होंगे, कंसिडरेशन समझ आई होंगी। तो यार देखो, ये सब हमारे पॉइंट्स हैं, ये 5 के 5 हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे किसी एक्सपेंस को क्लासीफाई करने के लिए। ये वो 5 पॉइंट्स है मेरे भाई मेरी बहन, जो हमें हेल्प करेंगे किसी एक्सपेंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि यार क्या ये एक्सपेंस कैपिटल इन नेचर है या फिर ये एक्सपेंस रेवेन्यू इन नेचर है। कूल। एक एक पॉइंट को तुम्हें मैंने बता दिया, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अब बता देते हैं भाई की डिफरेंसेस। अब बारी है की डिफरेंसेस की। की डिफरेंसेस मतलब इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या हैं? पीरियड ऑफ बेनिफिट, वही मैंने तुम्हें बताया कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इट विल गिव यू बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, दैट इज मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड। एक साल नहीं सर, लंबा चलेगा। रेवेन्यू वेयर ऑन द अदर हैंड, इट विल गिव यू अ बेनिफिट ओनली ड्यूरिंग द करंट पीरियड, कि जिस साल मैंने खर्चा किया उसी साल में मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा, बाकी आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में, बाकी आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में मेरे को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा रे। एनहांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस, capital expenditure is incurred for the purpose of increasing the capacity of the business। कैपेसिटी माने तो इसका मतलब क्या है? कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब मेरे भाई, अगर तुम कोई एक्सपेंस कर रहे हो और उस एक्सपेंस से तुम्हारे बिजनेस की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इनहांस हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, इनहांस हो रही है, उस एक्सपेंस को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर तुम्हारे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो सिर्फ मेंटेन हो रही है, सर मेंटेन हो रही है, एनहांस उनहांस नहीं हो रही, मेंटेन हो रही है अकेली, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। सर एग्जांपल दो। एग्जांपल बहुत हैं, इनफैक्ट तुम्हारे स्टडी मैट के एग्जांपल में डिस्कस करवाऊंगा। तुम्हारे स्टडी मैट की इलस्ट्रेशंस हैं इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट के बाद से इलस्ट्रेशंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, मैं वो तुम्हें एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। 2 मिनट और खड़ जाओ, बस 2 मिनट की बात और है, 5 मिनट लगा लो चलो मैक्स, ठीक है जी सर। ऑल्टरनेटिव आल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सही। देखो यार, या तो वो एक्सपेंस तुम्हारा क्या कर रहा है, बिजनेस की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को एनहांस कर रहा है, ठीक है, या फिर वो क्या कर रहा है, तुम्हारे बिजनेस की कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, एक ही तो बात है, या तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या फिर हमारी कॉस्ट कम हो रही है। बात तो एक ही है ना यार। रेवेन्यू का बढ़ना हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, हमारा सेल बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, या फिर अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहा, हमारी कॉस्ट कम कर रहा है। दोनों हाथों में लड्डू, चाहे बड़े रेवेन्यू चाहे कम हो कॉस्ट, बात तो एक ही है, पॉजिटिव इंपैक्ट है हमारा, हमारा खर्चा कम होना भी हमारे लिए पॉजिटिव इंपैक्ट है। वही बात कह रहा है कि या वो एक्सपेंस आपके लिए आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। कूल। एग्जांपल्स क्या हैं? मशीन परचेज की, कार परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, ठीक है ना भाई। मशीन परचेज की, मशीन परचेज करके क्या करोगे भाई? देखो पहली बात तो जो मशीन है वो तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देके जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरी बात, जो तुमने मशीन परचेज की है वो भाई लेट सपोज वो एआई वाली मशीन है, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है, राइट। वो तुम्हारे बिजनेस की क्या करेगी, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को एनहांस करेगी। कैसे करेगी? देखो पहले तो तुम्हें भाई एक लेट सपोज उस एक टास्क को करने के लिए लेट सपोज पैकिंग लगा लो, पैकिंग लगा लो। तुम जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो उसको पैक करने के लिए भाई लेट सपोज पहले 5 वर्कर्स की, चलो 7 वर्कर्स की भी हेल्प लगती थी। तुमने 7 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया हुआ था उस एक पैकिंग करने के लिए अकेला, ठीक है। और तुम्हारे लेट्स सपोज 10 पैकिंग डिवीजन्स हैं, 10 पैकिंग डिवीजन्स हैं, मतलब 10 × 7 70 वर्कर भाई तुमने एम्प्लॉय किए पड़े थे पैकिंग करने के लिए, ठीक है, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। बट तुमने एक ऐसी मशीन परचेज कर ली जो अपने आप ही पैक कर देती है गुड्स को, गुड्स उसमें डालो अपने भी पैकिंग हो जाती है। और तुम सोचो उस एक मशीन ने तुम्हारे इन 70 वर्कर्स की कॉस्ट बचा ली। अब तुम्हें 70 वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है रे, क्यों? तूने एक ऐसी मशीन ले आया तो अपने फैक्ट्री में जो 70 वर्कर्स का काम अकेली कर रही है। तेरी 70 वर्कर्स की सैलरी बच गई, वेजेस बच गई उनकी,
देखो को 70 वर्कर्स को वेजेस देनी पड़ती थी हर मंथ, वो वेजेस बच गई तेरी एक मशीन की वजह से। माने तो तेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तेरी जो कॉस्ट है और वो रिड्यूस हो गई। बस ये क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बात खत्म। रेवेन्यू का एग्जांपल क्या हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरी ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ एंड सो ऑन, सैलरीज वगैरह पे कर दी। अब देखो सैलरीज क्या है, दे आर रैकरिंग इन नेचर, ऊपर वाला पॉइंट आ गया देखो, रैकरिंग इन नेचर। सैलरीज पे करना क्या है, रैकरिंग इन नेचर है भाई। हर मंथ तुम्हें अपने इंप्लॉयज को सैलरी पे करनी पड़ती है, हर मंथ तुमने अपने वर्कर्स को वेजेस पे करनी पड़ती है, दे रैकरिंग इन नेचर। रैकरिंग है, दैट्स वाई भाई ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ पा रहे हो? देखो ये 5 पॉइंट्स और ये सब 3 पॉइंट्स, हम इन सबको बेसिकली क्या कर रहे हैं भाई, यूटिलाइज कर रहे हैं डिफरेंशिएट करने में कि भाई ये एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। समझ गए? जी सर, जी सर, बढ़िया भाई, अच्छी बात है। अब चलते हैं भाई अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। देखो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी, विच आर अर्न ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, सेल कर दी, इंटरेस्ट इनकम आ गई एंड सो ऑन। मतलब वो रिसीट्स भाई जो तुम्हें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तुम अर्न कर रहे हो, देखो सेल्स कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारा डेली का काम है, रेगुलर काम ही तुम्हारा यही है भाई, परचेज करना, सेल करना, डेली ऑपरेशंस का पार्ट है, नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस का पार्ट है। तो जो रिसीट तुम्हें नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन से आ रही है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से आ रही है, या तुम कहो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से आ रही है, वो हमारी क्या हो जाएंगी, रेवेन्यू रिसीट। और उसको हम कहाँ लेके जाएंगे रे, पीएनएल में, राइट। वेज ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसीट जो कभी कभार आती है, सब जो कभी कभार आती है, विच इज नॉन ऑपरेशनल इन नेचर, वो जो कभी कभार आती है। फिक्स एसेट सेल कर दिए, सर मैं कभी कभार सेल करता हूँ फिक्स एसेट्स, साल में एक बार कर दिया, 2 साल में एक बार कर दिया। मेरा काम थोड़ी ना कि मैं डेली डेली फिक्स एसेट को सेल करूँ, मेरा धंधा थोड़ी ना भाई फिक्स एसेट को बेचने का। मेरा काम क्या है, अपना बिजनेस है, फिक्स एसेट्स पड़ा पड़ा खराब हो गया, मैंने उसको बेच दिया, या मेरे को भी इसकी ज़रूरत नहीं है। लोन पर लोन लिया तुमने बैंक से, अब क्या तुम डेली बेसिस पर लोन लेते फिरते हो क्या बैंक से? आंसर इज नो। एक आधी बार जरूरत पड़ेगी भाई लोन लेने की, इसलिए तुमने लोन ले लिया। तो मतलब जो नॉन ऑपरेशनल इन नेचर है, नॉन रैकरिंग है, फ्रीक्वेंटली रैकर नहीं करती, कभी कभार होती हैं, वो क्या हो जाएंगी तुम्हारी कैपिटल रिसीट्स। और ये भाई क्या हो जाएंगी, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, लायबिलिटी। दीज आर नॉट क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों? बिकॉज इसको हम लायबिलिटी मानते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अपन एसेट मानते हैं, ऐसे ही कैपिटल रिसीट को अपन क्या मानेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसके बाद। आई होप तुम्हें यहाँ तक भाई समझ आया होगा। कूल कूल कूल। सर आपने कहा था समरी बताओगे एंड में, हाँ जी वही समरी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो भाई देखो, पहली बात तो जब तुम इसको चैप्टर को पढ़ोगे, ये 5 के 5 पॉइंट्स और ये की डिफरेंसेस वाले पॉइंट, ये तुमको अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है, और एक मैं समरी बता रहा हूँ, उसको भी देखो, सुनो ध्यान से। भाई मेरी बात सुनो, अगर कोई एक्सपेंस तुम्हारे, अगर तुमने कोई एक्सपेंस इनकर किया है, फर्स्ट पॉइंट, वो तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देके जा रहा है, या फिर तुम्हारी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को एनहांस करके जा रहा है, समझ गए, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को एनहांस करके जा रहा है, या फिर तुम्हारी रिडक्शन इन कॉस्ट हो रही है उस एक्सपेंस को इनकर करने से, कॉस्ट कम हो रही है तुम्हारी। ठीक है, या फिर ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ कर लो, फोर्थ पॉइंट क्या है अपन का, वो नॉन रैकरिंग भी है इन नेचर, वो इनके साथ साथ नॉन रैकरिंग भी है इन नेचर। तो वो एक्सपेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट एक्सपेंस विल बी नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन 4 पॉइंट्स को अपने मन में याद रखना, ये 4 सबसे वो की पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे पूरे के पूरे चैप्टर में 90% क्वेश्चन को काम सॉल्व करने में काम आएंगे। और क्वेश्चन को छोड़ो भाई, अगर जब तुम आर्टिकलशिप में भी जाओगे, सीए बनोगे, अपनी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अपनी प्रैक्टिस करोगे, जॉब में जाओगे, जैसे भी तुमने करना है, तो वहाँ पर भी तुम्हारे ये 4 के 4 पॉइंट्स भाई, बस जब भी तुम्हें डिस्टिंग्विश करना हो कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, मेरे ये बताए हुए 4 पॉइंट्स को सोच लेना। और ये 4 पॉइंट मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे, ये जो ऊपर पढ़ाया है इन्हीं की समरी है और कुछ नहीं है, राइट। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में भी या क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर तुम्हें किसी एक्सपेंस को डिस्टिंग्विश करना है, तो ये 4 पॉइंट्स बहुत मेन है, इन 4 पॉइंट्स को कभी मत भूलना। एक्सपेंस इनका क्या, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देके जा रहा है, क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देके नहीं जा रहा, बट हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को एनहांस कर रहा है या कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, कैपेक्स है। नॉन रैकरिंग इन नेचर है, कैपेक्स है भाई। और वो पॉइंट्स तो हैं ही अपने नेचर ऑफ बिजनेस एंड ऑल वाले। ठीक है, किसी एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मटीरियल है, या बहुत कम है, एंड सो ऑन, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट ये 4 कॉन्सेप्ट बहुत मेन है, बहुत मेन है।
आइए क्वेश्चंस को, आइए अब वो करते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या, इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन मैं तुम्हें करवाता हूँ, बेसिकली कुछ नहीं है, वो एग्जांपल्स हैं ताकि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी और मिल सके। आइए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैं सभी इलस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा, थोड़ा तुम भी खुद प्रैक्टिस करना। मैं आई विल ट्राई टू कवर 4 to 5 इलस्ट्रेशन में ट्राई करूँगा कवर करने की। उसके बाद क्वेश्चन तो चलो मैंने करवाने, बाकी तुम खुद भी ट्राई करना, राइट? बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है यार, देखो जब तक खुद अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक एक चैप्टर नहीं होगा। मैं तुम्हें 4 to 5 इलस्ट्रेशन आज करवा दूंगा, बाकी बार खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है? हाँ जी, इलस्ट्रेशन 1 आपके स्टडी मटेरियल की। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? ओवरऑल अच्छा, ट्रू फॉल्स बताना है हमने क्या बताना है? ट्रू एंड फॉल्स बताना है भाई, ठीक है? आइए देखते हैं। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बात है भाई, ओवरऑल एक्सपेंस इनकर किया मैंने सेकंड हैंड मशीनरी पे। मैंने एक सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की, उसके ऊपर मैंने ओवरऑल एक्सपेंस इनकर किए हैं। ओवरऑल एक्सपेंसेस का मतलब माने तो भाई मेजर एक्सपेंसेस जो मशीन को ऑपरेशनल कंडीशन में लाने के लिए हेल्प करते हैं। मेजर एक्सपेंसेस भाई जो मशीन को ऑपरेशनल कंडीशन में लाने में हेल्प करेंगे। देखो मैंने देखो मैंने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की, ठीक है ना? अब मशीनरी वो सेकंड हैंड थी, उसको ठीक करवाना पड़ेगा मेरे को अपने हिसाब से, थोड़ा उसको कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। अभी वो ऑपरेशनल कंडीशन में इतनी नहीं है, ठीक है ना? वो कौन सा ब्रांड न्यू मशीनरी है, तो वो ओवर एक्सपेंसिस में नहीं करके जो मेजर एक्सपेंसिस हैं उस मशीन को ऑपरेशनल कंडीशन में लाने के लिए, ताकि वो चल सके। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम इसी मशीन के ऊपर उस मशीन को चलाने के लिए एक्सपेंशन कर रहे हो, मतलब उसको ऑपरेशन में लाने के लिए एक्सपेंशन कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? जब वो मशीन ऑपरेशन में आ जाएगी वो तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देके जाएगी, और तो और वो तुम्हारी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को भी एनहांस करेगी। अल्टीमेटली तुम्हारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। और ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद तुम दोबारा एक्सपेंशन करोगे। साहब ये तो एक बार हमने मशीनरी नहीं परचेज़ की है, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ की है, ठीक है? उसको बेसिकली ऑपरेटिव बनाने के लिए हमको एक्सपेंशन करना पड़ रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ, आई कैन से, वन टाइम एक्सपेंस, मतलब रेकरिंग नहीं है। 4 पॉइंट्स बताए, चारों किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कैपेक्स की तरफ, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स बोलूँगा, ठीक है? मतलब ये क्या है? अपना कैपेक्स है, ठीक है? अब ये तो कह रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, मतलब इट इज फॉल्स, ठीक है? दूसरा पॉइंट, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लो भाई, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस मेरे कम हो रहे हैं, मतलब मेरी कॉस्ट कम हो रही है। अगर मेरी कॉस्ट कम हो रही है मतलब इट इज़ अ कैपेक्स। ये कह रहा है रेवेन्यू, मतलब ये है फॉल्स। समझ गए? देखो वो 4 पॉइंट्स काम आ रहे हैं जो मैंने बताए थे, बिल्कुल आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मैंने किसी प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए लीगल फीस पे की है, क्या रेवेन्यू है, कैपिटल है? सर इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ट्रू है, ये ट्रू जाएगा, इट इज़ अ कैपेक्स। कैसे है देखो, ध्यान से सोचो भाई, किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लीगल फीस पे की है। अगर मैं लीगल फीस पे ना करता तो मैं वो प्रॉपर्टी को परचेज ना कर पाता। उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए भाई ज़रूरी था कि मैं लीगल फीस पे करूँ। तुम खुद सोचो, तुम कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो तो बहुत सारी लीगल फीस लगती हैं। और तुम प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, तुम कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम मन किया प्रॉपर्टी परचेज कर ली, साहब बहुत सारी लीगल फीस लगती हैं, ठीक है ना? और अगर वो लीगल फीस इनकर मैं ना करता, मेरी प्रॉपर्टी ना होती, मतलब। और ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर्टी जो है मैं डेली परचेज करता फिर रहा हूँ, इट इज़ अ वन टाइम एक्सपेंस, रैकरिंग इन नेचर नहीं है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ रे? इसका मतलब इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी परचेज करूँगा, वो मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देके जाएगी। ऐसा तो है नहीं मैंने आज प्रॉपर्टी परचेज कर ली, वो आज के लिए खत्म होगी ना। अगर मैंने सपोज प्रॉपर्टी बिल्डिंग परचेज की है, प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग होगी या कुछ परचेज किया, ठीक है ना, लैंड परचेज कर ली, वो मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देके जाएगी, बिल्कुल देके जाएगी। तो ये लीगल फीस जो मैंने इनकर की है, ये प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए की है, उस एक एसेट को परचेज करने के लिए की है, दैट्स वाई इट इज़ अ कैपेक्स। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू है। लीगल फीस को हम जब अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करेंगे ना, इसको प्रॉपर्टी को जब हम बुक्स में कैपिटलाइज करेंगे तो लीगल फीस को भी उसमें ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज अगर प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ की परचेज की है, उसके ऊपर मैंने 10 लाख रुपया लीगल फीस इनकर की है, तो जो प्रॉपर्टी हम वैल्यू बुक्स में दिखाएंगे वो 1 करोड़ 10 लाख दिखाएंगे, ना कि 1 करोड़। इट विल बिकम पार्ट ऑफ इट्स कॉस्ट, राइट? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड एंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यार कमाल की बात है, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? अरे वकील साहब को फीस पे की है, अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फीस, वकील साहब को फीस पे की है भाई।
एक प्रॉपर्टी के केस के सिलसिले में फॉर्म हमारी फैक्ट्री साइड का एक कोई केस था, लॉयर को फीस पे की है, क्या ये कोई कैपेक्स है? आंसर इज नो। लॉयर को फीस पे करने से क्या हो रहा है? क्या हमारी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इनहांस हो रही है? नहीं हो रही। हमारा तो इन पर खर्चा हो रहा है फालतू का, राइट। कोई वर्किंग आवर रिड्यूस हो रहे हैं? नहीं हो रहे सर, वर्किंग आवर रिड्यूस नहीं हो रहे मेरे। क्या कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है? सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो मेरे को कोई नहीं मिल रहा इससे। तो मतलब भाई ये क्या हो गया? इट इज़ अ रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। जो अपनी कंडीशन है ना, लास्ट वाली कंडीशन जो मैंने बताई थी तुम लोगों को, ये वाली नॉन रैकिंग इन नेचर, इसको सबसे एंड में देखना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो कि सर हम वन टाइम लॉयर को फीस पे कर रहे हैं तो ये तो कैपेक्स है। नहीं नहीं बच्चे, नहीं। सबसे एंड में देखना इस कंडीशन को कि क्या एक्सपेंस नॉन रैकिंग इन नेचर है या रैकिंग इन नेचर है। सबसे एंड में देखना, ये तो बिल्कुल ही तुम लगा लो सबसे एंड वाली कंडीशन है, ठीक है ना। और ये कंडीशन इन सब कंडीशन के साथ चलती है। रादर आई वुड से 3 मेन तुम्हारी कंडीशंस हैं। इन 3 मेन कंडीशंस को देखना अपना। लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है, एनहांस हो रही है रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, या फिर कॉस्ट कम हो रही है। रैकिंग नॉन रैकिंग तो सबसे एंड में आएगा, राइट। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यार एक मशीन है, उस मशीन में कितने ही सारे पार्ट्स होते हैं, कितने सारे स्पेयर पार्ट्स को, ठीक है, बना के एक मशीन, बड़ी सारी मशीन बनती है। उस मशीन का एक पार्ट ख़राब हो गया, वन आउट पार्ट मतलब जो पार्ट ख़राब हो गया, जिसमें डिफेक्ट आ गया वन आउट पार्ट, उसको मैंने रिप्लेस करवा दिया। क्या यार कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या ये? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ। भाई मेरी बात सुनो यार, अब मशीन के पार्ट्स, जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं, वो तो ख़राब होते ही रहते हैं ना यार डेली बेसिस पर। जैसे जैसे मशीन को काम करेगी, 4 महीने 3 महीने बाद कोई पार्ट ख़राब हो गया, उसकी तो बेसिकली वो तो चलता रहता है। ये सब कुछ तो चलता रहता है। ये तो जनरल एक तरह की मेंटेनेंस है। ये जो एक्सपेंस तुम इनकर कर रहे हो, ये मशीन को तुम मेंटेन करने के लिए इनकर कर रहे हो। ये तुम मेंटेन करने के लिए इनकर कर रहे हो उस मशीन को, ना कि उसकी मशीन की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए इनकर कर रहे हो। जो मैंने अपने एग्जांपल ली थी मशीन की, उसमें क्या था, मशीन का जो मेजर पार्ट है जिसके बिना मशीन चल ही नहीं सकती, वो खराब हो गया, राइट, वो खराब हो गया। दैट्स वाई भाई मैंने क्या कहा था कि वो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तुम्हारा। बट ये यार एक वन आउट पार्ट है जो खराब हो गया, पार्ट छोटा मोटा पार्ट है, उसको रिप्लेस करवा रहे हैं, तो ये तो डेली जनरल नेचर का खर्चा है हमारा। ये ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे हमारी, ठीक है ना। कोई इससे हमारी इन्हांस नहीं हो रही कैपेसिटी बिजनेस की। सो दैट्स वाई इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। आई होप क्लियर हुआ होगा तुम्हें ये वाला पॉइंट भी। 6 पॉइंट क्या कह रहे हैं? एक्सपेंस इनकम ऑन द रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, वाइट वॉशिंग या पेंट करवा रहे हो बिल्डिंग को, वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस ही होता है। आई एग्री सर, आप पेंट करवा रहे हो बिल्डिंग को, वाइट वॉशिंग करवा रहे हो, ये सब क्या है, रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, मैं मानता हूँ। बट आपने क्या किया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यू हैव परचेज एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग परचेज की है, उसके ऊपर तुम पहली बार फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग द वाइट वॉशिंग एंड रिपेयर। मतलब क्या कर रहे हो, उस बिल्डिंग को ऑपरेशनल बना रहे हो। सपोज तुमने अपने ऑफिस के लिए एक पुरानी बिल्डिंग परचेज की, अब ऐसा तो नहीं तुम अपने उस बिल्डिंग में अपना ऑफिस सेटअप कर लोगे। भाई वो पुरानी बिल्डिंग है सर, उसको पेंट करवाएंगे, ठीक है, उसके अंदर रेनोवेशन करवाएंगे, उसका जो बेसिकली टूटा हुआ है कुछ, उसको ठीक करवाएंगे, राइट। मतलब उस बिल्डिंग को ऑपरेशनल बनाएंगे ताकि उस बिल्डिंग में हम कोई काम कर सकें। उस बिल्डिंग को ऑपरेशनल बना रहे हो, और अगर तुम किसी एसेट को ऑपरेशनल बनाने के लिए खर्चा कर रहे हो तो भाई वो क्या होगा तुम्हारा? कैपेक्स। इट इज़ ऑलवेज अ कैपेक्स। क्यों? जब तक वो बिल्डिंग के ऊपर तुम एक्सपेंस नहीं करते, ये पेंट नहीं करवाते, तुम ये नहीं करते, तुम उस बिल्डिंग को यूज़ नहीं कर सकते। जब तक उस एसेट को यूज़ नहीं करोगे, बिल्डिंग को यूज़ नहीं करोगे, तुम्हारा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी कहाँ से एनहांस हो जाएगी? देखो सब कुछ लिंक्ड है, अल्टीमेटली सब कुछ लिंक्ड है। आई होप यहाँ पे तुम्हें समझ आया होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फॉल्स। इट इज़ आल्सो फॉल्स, राइट। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है भाई? जब तक तुम लाइसेंस फीस पे नहीं करोगे, जब तक तुम सरकार को लाइसेंस फी पे नहीं करोगे, जो सिनेमा हॉल है तुम उसको रन नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, ठीक है। सिनेमा नहीं चलेगा, मूवी नहीं चलेगी, मूवी नहीं चलेगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या है भाई? ये कैपेक्स है, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है? अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स, ठीक है, विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस एंड वर डिमोलिश व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू, ट्रू।
क्यों सर? तो टेम्परेरी हट्स हैं, ये कौन सा परमानेंट हट्स हैं सर? ये टेम्परेरी हट्स हैं। अब गलत कह रहे हो सर। क्यों गलत कह रहा हूँ सर? मेरी सुनो, अब टेम्परेरी हट्स हैं सर, ये तो डिमोलिश हो गई, मतलब इनको तो दोबारा तोड़ दिया गया। इनको तो सर टेम्परेरीली बनाया था, मतलब इनका जो बेनिफिट हमने इसी अकाउंटिंग पीरियड में ले लिया, इनसे कौन सा मैं मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट मिलेगा जो आप इनको कैपिटलाइज करना चाहते हो? सर ये फॉल्स होगा मेरे भाई, नहीं नहीं मेरे भाई नहीं, ये फॉल्स नहीं है मेरी बहन। क्यों? ध्यान से पढ़ो, लाइन को ध्यान से पढ़ो, मैं ब्लू हाईलाइट कर रहा हूँ। विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस। भाई मेरे, जब तक ये टेम्परेरी हट्स कंस्ट्रक्ट नहीं होती, अगर एक टेम्परेरी हट्स को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, नहीं करवाया जाता था, तब तक वो सिनेमा हाउस कंस्ट्रक्ट ही ना होता। मतलब सिनेमा हाउस को बनाने के लिए भाई इन टेम्परेरी हट्स का होना बहुत ज़रूरी था। और अगर कोई भी तुम एक्सपेंशन कर रहे हो अपने एसेट के लिए, सिनेमा हाउस के लिए, वो तुम्हारा एसेट बनेगा, लॉन्ग टर्म एसेट बनेगा, तो वो भी भाई तुम्हारे एसेट की कॉस्ट का भाई पार्ट बनेगा। मतलब ये भी एक तरह का क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? बिकॉज जब तक एक्सपेंस नहीं करते तुम्हारा सिनेमा हाउस बन नहीं सकता था, ये नेसेसरी था इनका करना। दैट्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज़ अ कैपेक्स। आई होप तुम्हें ये इलस्ट्रेशन 1 समझ आई होगी। कहने को एक क्वेश्चन था बट इसमें फर्दर 8 क्वेश्चन थे। और कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ? एक थर्ड करवा देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा थ्योरी सा लग रहा है, ये केस स्टडी बेस्ड लग रहा है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई ये, आइए देखते हैं। करना क्या है, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ा करो। जब भी तुम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो कि भाई हमने क्वेश्चन में करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन। सुजेस्ट वेदर अबव ट्रांजैक्शन क्वालिफाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमें डिस्टिंग्विश करना है भाई कैपेक्स है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बेस्टेक सोल्यूशन बाय एंड सेल कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ इस बिजनेस। भाई इनका धंधा है, इनका बिजनेस है बेस्टेक वालों का, कंप्यूटर्स को सेल परचेज करना। ठीक है, इट परचेज 20 कंप्यूटर्स फॉर रीसेल टू इट्स कस्टमर। क्या बात है सर, 20 कंप्यूटर इन्होंने परचेज किए कस्टमर को सेल करने के लिए। कॉस्ट कितनी है? 20,000 रुपया। इट आल्सो परचेज अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 24,000 फॉर इट्स अकाउंटेंट टू बी एबल टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइसेस। क्या बात, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। जो तो इसने 20 कंप्यूटर परचेज किए हैं, 20 कंप्यूटर इसने परचेज किए, इसने 20 कंप्यूटर को परचेज किया एट द कॉस्ट ऑफ 1,20,000 सॉरी। मतलब कितना होगा टोटल खर्चा? 4 लाख रुपीज़। ये 4 लाख तुम्हारा क्या बनेगा भाई? इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? ये देखो, क्यों परचेज किए इसने ये जो 20 कंप्यूटर इसने क्यों परचेज किए? सर रीसेल करने के लिए, कस्टमर को रीसेल करने के लिए इसने परचेज किए कंप्यूटर्स। ठीक है ना, ये रीसेल करना चाहता कंप्यूटर्स को, राइट। रीसेल मतलब क्या हमारा? डेली रेगुलर एक्सपेंसेस। ये देखो, ये पॉइंट पढ़ो अपना, ये पॉइंट अपना पढ़ो, रैकिंग नेचर, फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर एक्सपेंसेस। सर ये तो हमारी सेल्स है, ये तो हमारी सेल्स है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर सेल्स। हम तो उनको सेल्स करेंगे ना सर, ये तो हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये तो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, फ्रीक्वेंटली बनकर कर रहे हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस हैं हमारे। तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। पर ऑन द अदर हैंड, अगर मैं देखूँ मैंने एक और कंप्यूटर परचेज किया है विच इज़ 24,000 का, मैंने 24,000 का एक कंप्यूटर परचेज किया है। अच्छा, ये कंप्यूटर क्या है? ये होगा तुम्हारा कैपिटलाइज, ये तुम्हारा है कैपेक्स। क्यों सर 24,000 कैपेक्स है हमारा? बिकॉज इट इज़ परचेज सो एज एबल टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइसेज। तुम इसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ करोगे, ये तुम्हारा फिक्स्ड एसेट है। तुम इसको अपने खुद के बिजनेस के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए, इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए तुमने एक कंप्यूटर परचेज किया है, तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे बिजनेस का एसेट है ये, तुम इसको बिजनेस के लिए यूज़ करोगे। और ऐसा तो है नहीं तुम्हारा प्रिंटर, सॉरी तुमने कंप्यूटर परचेज किया, वो तुम्हें इसी अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट देके जाएगा। आंसर इज नो, मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड तक में वो बेनिफिट देके जाएगा, मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड तक। इट मीन्स ये क्या है हमारा? कैपेक्स। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ये क्वेश्चन भी सोल्यूशन पढ़ लेना, यही कुछ होगा, देख लेना, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ तुम लोगों को? इसमें 4 पॉइंट्स हैं, ये करवा देता हूँ, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। इलस्ट्रेशन 5 देखो क्या है, वही बताना ना, पॉइंट आउट हाउ वुड यू क्लासीफाई द अबव आइटम्स, वही बताना, डिस्टिंग्विश करना भी कैपेक्स क्या है, रेवेन्यू नेचर क्या है। चलिए देखते हैं। गुड पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट्स अ सिनेमा हाउस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है जी, सिनेमा हाउस बनाया इन्होंने, क्या बात है। सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज किया साहब 9,000 में। रीपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट, अच्छा रीपेंटिंग करवाई है, दोबारा पेंट करवाया उसको, 1,000 रुपये उस पर लगा।
फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाई ओन वर्कमैन, वेजेस ऑफ इज बिंग 200 रुपया। ये क्या है? ये क्या है? कैपेक्स है या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है? सर इट इज़ अ कैपेक्स। ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, इट इज़ अ कैपेक्स। क्यों कैपेक्स है भाई? क्यों कैपेक्स है ये? सर आपने ऊपर एक सेम एग्जांपल हमने की थी सेकंड हैंड वाली। भाई हमने सेकंड हैंड फर्नीचर परचेज किया है, उसको यानी कि ऑपरेशनल बनाना है, उसको ऑपरेशनल बनाना है, उसको ऑपरेटिव कंडीशन में लेके आना है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, 9,000 का उसका खर्चा हो गया, उसके ऊपर हमने पेंटिंग करवाई ताकि वो अच्छा लगे, 1,000 रुपया। और जो बंदा पेंटिंग करके गया, जो वर्कमैन था जिसने इंस्टॉल किया, 200 रुपया वो ले गया। 9,000, 1,000 रुपया और 200 रुपया, कितना हो गया? 10,200 रुपये। इस पूरे का पूरा 10,000 जो तुम्हारा लगा है, 10,200 जो तुम्हारा लगा है भाई, इसको तुम क्या करोगे? बुक्स में कैपिटलाइज करोगे। क्यों? बिकॉज ये एक्सपेंस हैं तुम्हारे एसेट को ऑपरेटिव कंडीशन में लाने के लिए। ठीक है ना, एसेट को ऑपरेटिव कंडीशन में लाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए तुमने इनकर किया एक्सपेंस। ठीक है, और ये तुम्हारा एक्सपेंस क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट क्या है? एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा बट 20,000। देखो सेम पॉइंट है भाई, लाइसेंस वाला। ये ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ क्या है ये। ठीक है ना, देखो लाइसेंस फी जो तुम्हारी वो कैपिटलाइज होगी, क्यों होगी मैंने तुम्हें ऊपर तुम्हें बता दिया। वो आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वाज फाइन 1,000 रुपया फॉर कंट्रोविंग द रूल्स, रेनल फीस 2,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो पेड। देखो यार, फीस पेनल्टी लगी तुम्हें, तुमने कोई रूल्स तोड़े होंगे, पेनल्टी लगी 1,000 रुपया। ये क्या है भाई? ये क्या तुम्हारा को कैपिटल एक्सपेंडिचर? आंसर इज नो। सर पेनल्टी लगने से ना ही हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ना हमारी कोई कॉस्ट कम हो रही है, ना ही हमें कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो सर क्या है ये 1,000 रुपया? इट इज़ अ रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। और 2,000 की रिन्यूअल फीस भी पे कर रहे हैं हम लोग। सर रिन्यूअल फीस जो हम पे कर रहे हैं, ये तो सर हर साल पे करेंगे हम। सर जो हम रिन्यूअल फीस पे कर रहे हैं तो हम हर साल पे करेंगे, इट विल बी पेड एवरी ईयर। ठीक है, ऐसा तो यानी कि वन टाइम है, ये तो हर साल पे करेंगे, रैकरिंग है ये तो। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा जो 2,000 रुपीज़ लगे हैं, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फायर इंश्योरेंस 1,000 वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 1 ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया भाई तुमने, सेम इसके ऊपर जैसा इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे रिन्यूअल फीस पे किया है, ऐसे थर्ड पॉइंट में क्या किया है? फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है। ये क्या है भाई? हर साल ही प्रीमियम पे करोगे, हर साल ही तो प्रीमियम पे करोगे भाई। ठीक है ना, क्या इस प्रीमियम को पे करने से तुम्हारी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी हास हो रही है? नो। कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है? नो। हर साल पे करोगे, रैकरिंग नेचर का खर्चा है, तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई हो तुम्हें समझ आया होगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट रहता था इसका, टेम्परेरी हट्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्टिंग 1,200, दीज वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ भाई टेम्परेरी हट्स वाला पॉइंट, कि हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। क्यों? ये नेसेसरी थी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। ठीक है, कूल 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 कूल। इलस्ट्रेशन एड करवा देता हूँ, एक ये वाली इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ, देखते हैं क्या कह रहा है। आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर? ओके, मैसेज एबीसी कंपनी रन रेस्टोरेंट, होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, क्या बात साहब। They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space were made free and number of cabins was increased from 10 to 13. The total expense for 20,000. क्या होगा तुम्हारा ये? रेवेन्यू या कैपिटल? ध्यान से सोच के बोलना। रेनोवेशन का खर्चा किया ओल्ड कैबिन्स के ऊपर, और इसकी वजह से क्या हुआ? हमने एक्सपेंशन कर किया, रेनोवेशन करवाई, इसकी वजह से क्या हुआ? कुछ स्पेस जो थी वो फ्री हो गई, और जो हमारे नंबर ऑफ कैबिन्स हैं वो 10 से 13 हो गए, वो 10 से 13 हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? हमारे बिजनेस की जो कैपेसिटी है वो एनहांस हो गई। पहले 10 कैबिन थे, अब 13 कैबिन हो गए। हमारे बिजनेस की जो कैपेसिटी है भाई वो एनहांस हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब ये क्या है? क्या है ये? कैपेक्स। इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पीसीआर तुम्हारा क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। राइट? यस सर। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है तुम्हारा? न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी सोल्ड सर्टन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस। ठीक है, 5 कस्टमर डिडंट पे द इंस्टॉलमेंट्स। ओके, टू रिकवर सच आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स द फर्म स्पेंड 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। क्या है भाई ये? रेवेन्यू नेचर का खर्चा। मैंने 10,000 रुपया लगा दिया भाई, ताकि बंदे देखो, मैंने उधार माल बेचा, इंस्टॉलमेंट पे माल बेचा, सामान बेचा, सामने वाला बंदा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा। मैंने एक गुंडे को हायर किया, एक मोटे ताजे गुंडे को हायर किया, ताकि भाई मेरे पैसे रिकवर करके लेके आ। अच्छा, गुंडे को हायर नहीं किया, सॉरी, क्वेश्चन में मैं कुछ गलत सोच गया था। लीगल एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, सॉरी। मैंने एक बेसिकली तो एक उस बंदे ने एडवोकेट को हायर किया,
न्यू दिल्ली वालों ने क्या किया, एडवोकेट को हायर किया है ताकि जो उसके पैसे रिकवर करवा सके, ठीक है ना। अब क्या ये पैसे जो खर्च रहे हैं वो 10,000 रुपया, क्या कोई रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी हास हो रही है, नहीं हो रही। क्या कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है ना। एक तो पहले ही पैसे नहीं दे रहे हमारे वो, उस ऊपर से हमारे और पैसे लग रहे हैं, 10,000 रुपया और लग गए, ठीक है। मतलब ये क्या है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, भी देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। बल्लभ एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज मशीनरी फॉर मैसेज शाइन कंपनी ऑफ अहमदाबाद। बल्लभ स्पेंड 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी द ईयर एंडिंग 31 मार्च। भाई देखो, बल्लभ ने एक मशीनरी परचेज की है अहमदाबाद से। बल्लभ कहाँ का, दिल्ली का। मशीन कहाँ की, अहमदाबाद से, अहमदाबाद की, ठीक है ना। 40,000 उसने स्पेंड किया भाई ट्रांसपोर्टेशन पे। अहमदाबाद से मशीन कहाँ पे चल के आ रही है, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है ना। अगर ये 40,000 रुपया वो इनकर ना करता ट्रांसपोर्टेशन का, तो क्या उसको मशीन मिल पाती, नहीं मिल पाती सर, मशीन उसको मिल ही ना पाती। मतलब ये मशीन को भाई लाने के लिए यहाँ पे इनकर किए गए इसमें 40,000 एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस ज़रूरी थे, ये एक्सपेंसिव और नेसेसरी, ताकि मशीन उसके पास आ सके। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना करवाता तो मशीनरी उसके पास आती ना कभी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैपेक्स, इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। वन टाइम एक्सपेंस है सर, मशीनरी को ला लिया, वन टाइम एक्सपेंस है, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा ये सारा का सारा चक्कर, ठीक है भाई। इसको टेस्टोनोलॉजी है, उसके बाद वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवा दूंगा, जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा यार चैप्टर, ठीक है। जो बाकी की इलस्ट्रेशन हैं, उन इलस्ट्रेशन को एक बार तुम खुद देखना। मैंने तुम्हें 4 इलस्ट्रेशन डिस्कस करवा दी, राइट। एक बार खुद अब करके देखना इलस्ट्रेशन को, जो क्वेश्चन है वो मैं करवाई दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी इलस्ट्रेशन में डाउट होगा तो भाई मेरे को बता देना कि सर ये हमारा डाउट है, ठीक है। गाइस जो डाउट है हमारे वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना, और टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है। अगर तुमने अब तक भी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, तो भाई इट्स योर फॉल्ट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, कोई डाउट आता है तो उसमें मेरे को पूछो, राइट। कमेंट सेक्शन की बजाय टेलीग्राम चैनल में मेरे को पूछो, वहाँ ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि वो एक तरह का सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म है यार, इट्स ए सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म, राइट। तो ठीक है भाई, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिएगा, और जो इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके जाना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा, देखते रहिएगा क्लासेस। बाय बाय।